दोस्तों मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के फिजिक्स 7 डेज टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ रिवाइज करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब ने एक न एक दो बार तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करूंगा, सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। आपको कोई नई चीज नहीं बताने जा रहा हूँ, रिवाइज उसका कराऊंगा जो प्रश्न आपसे हमेशा आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आपको 7 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा फिजिक्स आपको कितना अच्छे से समझ में आने लगा है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाने की जो आपके प्रीवियस एग्जाम या प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। 7 डेज टारगेट मेरा बैच है ये। और आज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें आइए स्टार्ट करते हैं। मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूं आपका और धीरे धीरे मेरे को जो लगता है मैं अपने हिसाब से आपके साथ डिस्कशन करते जाऊंगा। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलेगा। 7 दिन तक है मेरा टारगेट। 7 दिन के अंदर हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक रेलवे कई बार पूछ चुका है। ठोस समतल कोण का, ठोस कोण का, ये सारी बातें फटाफट एक नजर में अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है एसआई मात्रक कैंडेला। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कैंडेला। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है सीडी। समतल कोण का होता है दोस्तों रेडियन। ठीक है, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। अब पहले क्या था, अब तो पूछना बहुत कम कर दिया, पर पहले के एग्जाम्स में ना प्रकाश वर्ष और पारसेक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। दोस्तों प्रकाश वर्ष और पारसेक क्या है? तो ये दोनों के दोनों जो है अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई है या खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है ये क्या है? अंतरिक्ष में या खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और पारसेक जो है खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इससे बड़ी कोई इकाई नहीं है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर मीटर की जगह किलोमीटर दिया हुआ है तो क्या करना है आपको? 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। बस 15 में से 3 घटा देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 10 की घात 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात 15 से 3 निकल गए तो 10 की घात 12 किलोमीटर। अब दोस्तों पारसेक की बात करते हैं तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब मैं अगर 3.26 में 9 गुणित 9.46 गुणित 10 की घात 5 15 मीटर को अगर गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये प्रकाश वर्ष और एक पारसेक की दोस्तों इकाई की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं बात करूं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर आपको बिल्कुल याद रखना है 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, उसी प्रकार बदलूंगा तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद अगर एक एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, ये अभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है दोस्तों 1.01 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। और पास्कल को हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। तो ये आपके कुछ खास थे। उसके बाद दोस्तों है 1 माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। यहां से भी आपको कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे, बट आपके ये सिर्फ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 की घात -6 मीटर या 10 की घात -3 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइक्रोमीटर, एग्जाम में आया हुआ है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 की घात -12 मीटर। नैनो, अब देखिए नैनो तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर। तो ये नैनोमीटर तो याद रखना बहुत आसान है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बिना याद किए, बिना आपको बहुत दिमाग लगाया, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 की घात -10 मीटर। तो ये थे आपके 1 2 3 4 जो मैंने सेलेक्टेड निकाले थे आपके लिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 9 10 की घात -9 मीटर, पिको 12, माइक्रो -6।
तो ये कुछ खास चीजें थी जिनको आपको बिल्कुल वैल्यूज को आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना है ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला बात करते हैं दोस्तों सदिश और अदिश राशि। हम सब जानते हैं सदिश और अदिश राशि क्या है। देखिए सदिश, सदिश मतलब स मतलब उसके साथ, मतलब उसके साथ मतलब उसके साथ दिशा भी होगी और उसके साथ परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होगी लेकिन परिमाण होगा, अदिश राशियां कहलाएंगी। अब आपको एक काम करना है, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं होता है, आप ना सिर्फ सदिश राशि को बस याद कर लीजिए, सदिश राशि का उदाहरण याद कर लीजिए, उसको छोड़ के जितना बचा सबको आप क्या मार दीजिएगा? अदिश राशि मार दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे। जिनमें भी व लगा रहेगा, जिनमें भी व लगा रहेगा वो आपका क्या है? समझ जाइए क्या है? आपका सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, ठीक है, आवेग। दिख रहा है? वेग, विस्थापन, व, ठीक है, तो व मतलब ये मेरा खुद का जनरेट किया हुआ है, जिसमें व लगा हो वो सारी की सारी क्या है? आपकी सदिश राशियां हैं। इनको छोड़ के बाकी जितना बचेगा वो आपका क्या है? अदिश राशि। जैसे अदिश राशि में एक पूछता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी भौतिक राशि है? तो क्षेत्रफल अदिश राशि है। क्षेत्रफल, समय, चाल, दूरी, ताप, ठीक है, इस तरह से विद्युत धारा होता है। और आपके इसमें और भी बहुत सारे हैं। तो इतनी चीजें बस आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दो प्रकार के जो होते हैं वो आपके बल होते हैं। एक होता है आपका अपकेंद्रीय बल और एक होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिमुख बल। अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिमुख बल मतलब जो बल बाहर से अंदर की ओर लग रहा है, जो बल बाहर से अंदर की ओर लग रहा है उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसे ये सर्कुलर वृत्त है, इस पे बाहर से अंदर की ओर जो बल लगेगा दोस्तों उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। जैसे आप कहीं भी जब ट्रेन जो होता है उसकी पटरियां देखे होंगे आप, जब ट्रेन मुड़ती है तो एक तरफ उठी हुई प्रतीत होती है। वो क्यों? आपके अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। आप चक्कर साइकिलिंग करते हैं जब ट्रैक पे, सर्कुलर पाथ पे, तो आपको झुका हुआ महसूस होता है। क्यों? आपके अभिकेंद्रीय बल के कारण। जस्ट इसका अपोजिट होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब एक ऐसा बल जो वृत्तीय पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल आपका अपकेंद्रीय बल होता है। इसका जो मेन एग्जांपल होता है वो क्या है? आपका कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो मैंने ये बेसिक आपका सारा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूटन के गति के नियम। हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने अपनी किताब, उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति का पहला नियम, गति के पहले नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये जड़त्व का नियम क्या है? कुछ नहीं है। जड़त्व क्या बोलता है कि जो जहां है वो वैसे ही रहना चाहता है। कोई चीज चल रहा है तो लगातार चलता रहेगा सीधी रेखा में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या कोई चीज अगर रुका हुआ है, सोया हुआ आराम से एकदम, कोई टेंशन नहीं है, तो वो चाहेगा कि मैं सोए रहूं। जस्ट सपोज पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, अब वो क्या ऊपर में हिल रहे हैं? नहीं हिल रहे हैं। हवा चली, या दो कंडीशन, या तो हवा चलेगी या तो हम पत्थर मारेंगे, ठीक है, या तो डंडा मारेंगे। तो क्या होता है? आलसी होते हैं, ऐसा ऐसा हिलने लगेंगे। अब चूंकि वो हिलना नहीं चाहते हैं, अब वो हिलना नहीं चाहते हैं इसलिए वो टूट के नीचे गिर जाते हैं ताकि उनको फिर से स्टेबिलिटी प्रदान की जाए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जड़त्व का मतलब क्या होता है? इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम क्या होता है? जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक, आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी नियम के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में। मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? बल को परिभाषित करता है F=ma। ठीक है, और दूसरे नियम में ही क्या याद रखना है आपको कि जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है, ठीक है, तो वो बॉल के आवेग को कम करने के लिए हाथ को पीछे ऐसे करता है। उससे क्या होता है? बल का जो गति है, अब मान लीजिए इकट्ठा बल आपके हाथ में पड़ेगा, बॉल जो आकर के, तो आपका हाथ डैमेज हो सकता है। तो वो बॉल को पीछे ऐसे करके लेता है ताकि वो बल के जो बॉल है उसकी गति को कम कर सके, ठीक है, उसके आवेग को कम कर सके, और उससे क्या होता है? उसके हाथ डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा चीज, अगर आप
रेत पे कूदते हैं तो आपको चोट कम लगेगी, और अगर आप सीमेंट पे कूदते हैं या सीमेंट वाली मतलब जैसे ये जमीन है आपकी उस पे कूदेंगे तो आपको चोट अधिक लगेगी। ठीक है, गाड़ियों में जर्क न लगे इसलिए आपके स्प्रिंग सस्पेंशन लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हुए आपके किसके, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है कि आपका टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर मैं दीवार को धक्का दूंगा तो इन सब रिप्लाई दीवार भी मेरे को धक्का देगा। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मैं बॉल मारूंगा तो दीवार भी बॉल को रिप्लाई मेरे पास भेज देगा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इसे ही संवेग, और या तो बोल सकता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण में दो चीज, या तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम या आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चीज पूछता है जब बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक का पीछे हटना, यह भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। इसके बाद और क्या हो सकता है दोस्तों इसमें कि जब नाव किनारे पे आती है और नाव से हम जब किनारे पे कूदते हैं तो नाव का पीछे हटना, हम आगे जाते हैं नाव पीछे आती है। तो ये कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे आपके एग्जाम्पल थे आपके न्यूटन की गति के नियम से। अब आगे बात करते हैं लिफ्ट। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों, सबसे पहली चीज की लिफ्ट की खोज किसने की थी, लिफ्ट की खोज की थी एलिसा ओटिस ने। एलिसा ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाती है जब लिफ्ट, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा वजन जो है बढ़ जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन वो कैसे पूछता है कि किसी लिफ्ट के अंदर वेट मशीन रखा हुआ है, उस पे एक पिंड का भार क्या होगा अगर वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो भार बढ़ा महसूस होगा, भार घटा महसूस होगा, कुछ महसूस नहीं होगा, एंड में से कोई नहीं। तो ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो देखते होंगे दिल धक धक करता है। ठीक है, हल्का महसूस होता है, तो नीचे आते हैं तो भार घटा हुआ महसूस होता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है कि यदि लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे अगर त्वरण करती है तो पिंड का भार क्या होगा, तो पिंड का भार कुछ नहीं होगा। ठीक है, पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर लिफ्ट आपकी एक समान गति से ऊपर नीचे करती है तो। दो कॉन्सेप्ट और है इसमें, बट ये तीन क्वेश्चन, 3 पॉइंट से सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। तो ये हो गया आपका पूरा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात करता हूं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है इसको भी आइजैक न्यूटन सर ने दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F जो होता है ये समानुपाती होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के। तो मान लेता हूं मैं बीच की दूरी r रही होगी। ठीक है, F उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों ये मान लीजिए दो पिंड है ब्रह्मांड में। ठीक है, ये इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, इनके बीच की दूरी हो गई r। ठीक है, तो क्या बोलता है इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमानों, उनके मासेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, F बराबर यहां पे एक G लग जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सार्वत्रिक नियतांक G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मैं अगर G की वैल्यू निकालता हूं तो G बराबर F r स्क्वायर बटे m1 m2। यहां से इसका SI मात्रक क्या निकल जाएगा, F क्या है आपका फोर्स का होता है न्यूटन। ठीक है, R क्या है आपकी रेडियस को हम लोग मीटर में मापते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे मास को हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम स्क्वायर, मतलब क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है दोस्तों ग्रेविटेशन का आपका मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, फिर सेम वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है बाय हार्ट। अब स्मॉल जी की बात करता हूं। देखिए दोस्तों, कैपिटल जी ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है, लेकिन स्मॉल जी जो होता है आपका, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसमें दो पिंडों में एक पिंड का हमारा धरती होना आवश्यक है। अगर हमारी धरती नहीं है तो ये स्मॉल जी काम नहीं करेगा, वहां पे कैपिटल जी काम करेगा। ठीक है, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन गुरुत्वीय बल की बात करेगा तो इसमें क्या होगा, एक पिंड का अर्थ होना आवश्यक होगा। ठीक है, एक पिंड का अर्थ होना आवश्यक होगा।
और इस स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्वेश्चन बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन क्लास। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का अब लगातार आपको 7 दिन तक फिजिक्स मिलेगा, फिर 8 से 9 दिन का मैं केमिस्ट्री ऐसे ही आपके लिए रिवीजन लेकर के आऊंगा। मैं बाकी टीचर से अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं सिर्फ आपके लिए रिवीजन बैच लेकर के आया हूं ताकि आप 5 से 10 मिनट के अंदर आप क्या है फटाफट सारी चीजों को रिकॉल कर सके। 7 दिन के अंदर फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है, क्या चाहिए आपको। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में इसी तरह से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ और अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, बहुत तब तक अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।